हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं रुचि रेखीय पथ पर गति नामक चैप्टर को। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहली हेडिंग क्या है आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, निर्देश फ्रेम क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रिफरेंस, इसका नाम है रिफरेंस। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए वह प्रेम जिसके सापेक्ष या जिसके द्वारा वस्तु की स्थिति और गति को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सापेक्ष या द्वारा। क्या लिखोगे? वह फ्रेम जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति या वेग या गति को व्यक्त किया जाता है उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखना बच्चों कि ये निर्देश फ्रेम दो प्रकार का होता है। निर्देश फ्रेम दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा बच्चों? पहला ध्यान दीजिए, पहला हमारा है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। क्या होता है बच्चों? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, ये पहला है निर्देश फ्रेम। और दूसरा क्या होता है बच्चों? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो ये दो हो गया बच्चों। कौन कौन सा? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अब समझिए, वह फ्रेम जिसके सापेक्ष वस्तु की गति या स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। और निर्देश फ्रेम दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो आइए पहला देखते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का। ठीक बच्चों, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो आइए लिखते हैं हम। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आप देखिए। वह निर्देश फ्रेम। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या लिखोगे? वे निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के गतियों के नियम का पालन होता है। बेटा क्या? न्यूटन के गतियों के नियमों का। ठीक है बेटा, गति के या गतियों के नियमों का पालन होता है। नियमों का पालन होता है उन्हें जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। तो बच्चों अभी हम केवल यहाँ डिफिनेशन बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं, क्योंकि ये आप बीएससी ग्रेजुएशन में देखेंगे। जब बीएससी का आप करेंगे तो अभी आपको केवल जड़त्वीय फ्रेम के बारे में हमने बता दिया है। और इसके बाद बच्चों अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है ये इसके बारे में देखते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी है
तो बच्चों वे निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के गतियों के नियमों का पालन होता है उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम देख लीजिए, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होगा इसमें, इसकी परिभाषा ये देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। वे निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के गतियों के नियम का पालन नहीं होता है। भाई पालन होता है, इसमें पालन नहीं होता, पूरा यही लिखोगे, बस पालन नहीं होता। क्या लिखोगे, वे निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के ठीक बच्चों गति के नियम का या नियमों का जो मानो गति के नियमों का पालन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। उसे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों दूसरी हेडिंग है आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, एक विमी या द्विविमी या त्रिविमी गति क्या होता है बच्चों, आइए इसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे बच्चों एक विमी गति। क्या, एक विमीय गति। बच्चों एक विमीय गति क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन जिसे बोलते हैं एक विमीय गति। और इसके बाद बच्चों दूसरा क्या है, दूसरा जो है उसको बाद में देखेंगे। तो पहला वाला हेडिंग आइए देखते हैं, दूसरे का पहला। ठीक है, देखिए बच्चों इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि किसी, समझिएगा बहुत मज़ेदार है, यदि किसी वस्तु ठीक है, यदि किसी वस्तु के गति को एक्स, वाई तथा जेड, ठीक है, एक्स, वाई तथा जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष द्वारा समझिएगा बच्चों, समझिएगा, द्वारा समय के साथ परिवर्तन करे, द्वारा समय के साथ परिवर्तन करने पर, प्राप्त गति को एक विमी गति कहते हैं, एक विमी गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका उदाहरण समझिए आप। क्या उदाहरण, देखिए इसका उदाहरण जैसे देखिए एक ही डायरेक्शन में गति होना चाहिए। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया जैसे ऊपर की ओर उछली गेंद, ठीक है, या पटरी पर सीधी दौड़ती रेलगाड़ी। ठीक है, तो ऊपर की ओर उछाली गेंद, तो ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर की ओर उछाली गई गेंद,
गेंद। ठीक है, ये पहला उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों दूसरा उदाहरण देखते हैं अपने मन से। ये पहला उदाहरण था, ऊपर की ओर उछाली गई गेंद। और दूसरा एग्जाम्पल है कि समतल पर चढ़ता व्यक्ति या सीधी पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी। सीधी पटरी पर चलती ट्रेन। चलती ट्रेन। तो बच्चों आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम दूसरा ये हेडिंग क्या है, एक बीमी गति। समझ में आ गया बच्चों? यदि किसी वस्तु की गति को एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष द्वारा निरूपित किया जाए, चाहे आप एक्स द्वारा निरूपित करो, चाहे वाई, चाहे जेड, किसी एक द्वारा निरूपित करोगे, बाकी के दो कांस्टेंट रहेंगे। याद रखना, बाकी के दो नियत रहेंगे। तो ऐसी गति को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? एक बीमी गति। अब दो बीमी गति आइए बच्चों देखते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग द्विबीमी गति। द्विबीमी गति। इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। वन डायमेंशनल मोशन, इसमें हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन। क्या हो जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन। क्या होगा बच्चों? टू डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या है, इसकी भी डिफिनेशन बहुत ही आसान है। जो डिफिनेशन आपने इसमें लिखा हुआ है इसमें लिख देना। बस एक यहाँ पर जो आपने एक लिखा था इसको है यहाँ चेंज करना होगा बच्चों, यहाँ टू कर देना। क्या कर देना? टू। तो क्या लिखोगे? यदि किसी वस्तु के गति को एक्स वाई जेड में से किसी दो अक्ष द्वारा समय के साथ परिवर्तन करने पर, किसी दो अक्ष के द्वारा या दो अक्ष द्वारा समय के साथ परिवर्तन करने पर प्राप्त गति को द्विबीमी गति। यहाँ पर भी द्वि कर देना बच्चों, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। चलिए बच्चों, यहाँ पर उदाहरण बता दे रहे हैं, डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ जहाँ एक है यहाँ दो कर देना, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आइए इसका उदाहरण बता दे रहे हैं बेटा। समझ में आ गया? एक की जगह पर दो कर देना तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। क्या पढ़ो बच्चों इसकी डिफिनेशन? यदि किसी वस्तु के गति को एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी दो अक्ष द्वारा समय के साथ परिवर्तन करें तो प्राप्त गति को द्विबीमी गति कहते हैं। उदाहरण बच्चों, उदाहरण बता दे रहे। डिफिनेशन जहाँ एक है वहाँ एक कर देना, जहाँ दो है वहाँ दो कर देना, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। तीन कर दोगे तो तीसरी वाली की डिफिनेशन हो जाएगी। आइए उदाहरण देखते हैं हम। तो बच्चों इसकी उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण क्या है? जैसे बच्चों प्रक्षेप गति। कौन सी गति? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति। तो बच्चों ये गति दो डायरेक्शन में होता है, एक्स अक्ष में भी होगा, वाई अक्ष में होगा। वृत्तीय गति देख लो बच्चों, वृत्तीय गति भी दो डायरेक्शन में होता है। ये दोनों गति बच्चों दो डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो बच्चों ये द्विबीमी गति की डिफिनेशन क्या हो गई? पूरी डिफिनेशन पहले वाली की लिख देना, जहाँ जहाँ एक है यहाँ दो कर देना, पूरी डिफिनेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, आइए बच्चों अब तीसरी हेडिंग देखते हैं। क्या है इसमें? त्रिविमीय गति। क्या बच्चों? त्रिविमीय गति क्या होगी इसकी? आइए बेटा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों इसकी डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? आइए बताइए। देखिए बहुत ही आसान है बच्चों इसकी डिफिनेशन। जो आपने इसमें लिखा है, यदि किसी गति के एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी एक या तीन, यहाँ लिखोगे एक की जगह क्या? तीन अक्ष द्वारा, मतलब तीनों अक्ष द्वारा, तीन के तीनों अक्ष द्वारा समय के साथ परिवर्तन करने पर प्राप्त गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। इसके आइए बच्चों उदाहरण देख लेते हैं हम। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे बच्चों देख लो, किसी बंद बर्तन में गैस की अणुओं की गति। किसी बंद बर्तन में या गैस सिलेंडर में जो गैस है उनके अणु, बंद बर्तन में गैस के अणुओं की गति। गैस के अणुओं की गति। तो बच्चों ये गति तीनों दिशाओं में होती है। याद रखना बच्चों, क्या? तीनों दिशाओं में होती है। तो आप क्या करोगे? अब
अब आप यहाँ पर डिफिनेशन लिख लेना बच्चों, डिफिनेशन ऊपर वाली, ठीक है। कौन सी डिफिनेशन लिखोगे? जो ऊपर लिखा है, इसमें भी वही डिफिनेशन लिखना जो ऊपर लिखा हुआ है, पूरा वही लिख देना। बच्चे एक की जगह इसमें 2 कर देना, यहाँ 3 कर दोगे तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर हम आगे कुछ और देखते हैं। जो अगली हेडिंग है क्या बच्चों? तीसरी हेडिंग है दूरी। बच्चों दूरी क्या होती है? आइए बच्चों दूरी की डिफिनेशन देखते हैं। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। आइए बच्चों इसकी डिफिनेशन देखते हैं, फिर आगे कुछ और डिफिनेशन देखेंगे। दूरी क्या होती है बच्चों? तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किए गए पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसे एस डी, ठीक बच्चों, एक्स वाई जेड किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लंबाई को दूरी कहते हैं, इसे इन सब से प्रदर्शित करते हैं। इसके बहुत से फार्मूले होते हैं बच्चों, आपको पता होगा। आइए पहले दूरी का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। आप ए पॉइंट से बी गए, पहले समझिएगा, ए से कहाँ गए? बी गए, ठीक है। अब बी से फिर आप सी गए, ठीक है। और फिर सी से आप वापस चले हैं डी पर, यहाँ पर वापस चले हैं, कहाँ पर? यहाँ पॉइंट है डी, कि चले आए। अब समझिए ये आपको मान लो 3 मीटर पहले चले हैं आप, ठीक ठीक है बच्चों। फिर आप 3 मीटर गए, ठीक है। आप फिर 2 मीटर वापस चले आए, कितने मीटर? 1 मीटर वापस चले आए, 1 मीटर आप वापस चले आए, 1 मीटर, 1 मीटर है बच्चों ये। तो बताइए कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी, तो पहले बच्चों आप 3 मीटर गए ए से बी, तो पहले आप कहाँ से गए? ए से बी, फिर आप बी से सी गए, फिर आप सी से डी आए हैं। देखो सी से डी टोटल दूरी कितनी हो गई? ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो ए से बी कितना है? 3 मीटर, बी से सी भी कितना है? 3 मीटर। अब 1 मीटर आप वापस आए ना, तो ये भी जुड़ेगा 1 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 3 3 6 7 मीटर। तो ये आपका दूरी हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये आपका दूरी हो गया। तो आइए बच्चों इसके बाद विस्थापन देखते हैं। क्या है विस्थापन? क्या बच्चों? विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे लिखोगे बेटा? बहुत ही आसान इसकी डिफिनेशन है, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को, ठीक है बच्चों, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को, स्थितियों के अंतर को क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। चलिए बच्चों उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा उदाहरण इसका। जो इसका उदाहरण हम बताने जा रहे हैं वो ऐसा है बच्चों, समझिएगा। जैसे यही चीज़ है, पहले बेटा हम ए से बी गए, ए से हम बी गए, कितना? 3 मीटर। फिर बी से बेटा हम कहाँ गए? सी गए, 3 मीटर, समझिएगा।
फिर हम वापस आ गए 1 मीटर डी पर, डी बिंदु पर 1 मीटर वापस आ गए बच्चों, डी पर 1 मीटर वापस आ गए। तो बेटा आपका प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति, इनका अंतर बताओ बेटा। तो आपका प्रारंभिक स्थिति अंतर स्थिति का अंतर बताओगे तो आपका विस्थापन आ जाएगा। ये देखते हैं विस्थापन। तो आपका प्रारंभिक बिंदु ये है, पहले आप चले कितना, अब आप वापस कितना है घट जाएगा। पहले आप चले कितना, अब जितना है उनके बीच का न्यूनतम दूरी ये है, इनके बीच की दूरी चाहिए। अब ये बताइए ये 3 मीटर और ये 2 होगा भाई, 3 से 1 वापस आ गया ना तो ये 2 मीटर होगा। ये देख लेते हैं, पहले ये बताइए बच्चों ये कितना मीटर है, ये 3 मीटर है और ये वापस आ गया कितना मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया। तो इसमें हम न्यूनतम दूरी लेंगे, विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी क्या लेंगे, ए से बी और फिर बी से डी लेंगे बच्चों, ए से बी और बी से डी, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ए से बी 3 है और ए से डी 2 होगा भाई, 3 है ये टोटल, 3 में 1 वापस आ गया तो 2 मीटर तो बचेगा, इतना इतना क्या बचेगा 2 मीटर, तो ये 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा 5 मीटर। समझ में आ गया बच्चों। बच्चों एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। इस उदाहरण में बच्चों आपको दूरी और विस्थापन दोनों बताएंगे। ठीक है, कैसे आप बताओगे, जैसे मान लो आपके पास एक त्रिभुज है, बहुत ध्यान से देखना। पहले आप बेटा ओ से यहाँ गए, मतलब ओ से ए बिंदु पर गए। ठीक है, अब फिर ए से आप बी जा रहे हो, समझिएगा ए से आप बी गए। अब समझिएगा ये मान लीजिए आपने 3 मीटर चला, कितना मीटर 3 मीटर, ये आपने चला 4 मीटर, क्या चला आपने 4 मीटर गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहुँचिए, तो अब इनके बीच की दूरी बताना है और हमें विस्थापन बताना है। तो ये चीज़ देखिए, तो हमें क्या बताना बेटा, दूरी बताना है और हमें क्या बताना है, विस्थापन बताना है, दोनों बताना है। तो दूरी आप देखें, पहले 3 मीटर चलें, फिर 4 मीटर चलें, टोटल कितना हो गया 7 मीटर हो गया ना। लेकिन अब हमें विस्थापन भी तो बताना है, तो विस्थापन कैसे बताओगे आप, ये दूरी, तो आपका जो है ओ ए ओ बी ये है विस्थापन, ओ बी कैसे निकालोगे बताओ। तो ओ बी निकालने के लिए बेटा आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। इसको कर्ण मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कर्ण। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला बेटा। कर्ण कितना है ओ बी, ओ बी का स्क्वायर, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 होगा। तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो √25 होगा और √25 का मान 5 होता है, कितना आएगा 5 मीटर बेटा, कितना आएगा। तो ओ बी का मान कितना आ गया 5 मीटर, तो ओ बी का मान आ गया 5 मीटर। तो विस्थापन यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 5 मीटर। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, एक समान चाल और असमान चाल। तो पहली हेडिंग है बच्चों एक समान चाल, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक समान चाल, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले आइए यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों एक समान चाल क्या होता है, इसकी परिभाषा सकते हैं, पढ़ते हैं पहले। यदि कोई गतिमान वस्तु समान चलय में समान समय में समान दूरी तय करता है, याद रखना बच्चों। तो क्या लिखोगे बच्चों, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, क्या समान समय में समान दूरी तय करता है, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। तो उसे एक समान चाल कहते हैं।
ठीक है बच्चों, जब कोई वस्तु गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। आइए बच्चों इसके उदाहरण को देखते हैं हम। उदाहरण क्या है, जैसे देख लीजिए उदाहरण, हम आपको कुछ इसे बनाने जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये इनिशियल पॉइंट ओ हो गया। पहले ये 1 सेकेंड है, क्या है बच्चों 1 सेकेंड, फिर ये 2 सेकेंड, फिर ये 3 सेकेंड। अब समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड में अगर गाड़ी आपकी 20 मीटर तय कर रही है, मेरी बात समझिएगा, 1 सेकेंड में कितना 20 मीटर, तो आपके 2 सेकेंड में 40 मीटर होना चाहिए। एक समान चाल है, कितना मीटर बच्चों 40 मीटर। फिर आपके 3 सेकेंड में आपकी जो चाल है वो होनी चाहिए कितना 20 40 60 मीटर। कितना हो ये 60। देखिए 20 इसमें बढ़ा, 20 इसमें बढ़ा, 20 इसमें बढ़ा, हर एक सेकंड में 20-20 का अंतर है, मतलब समान दूरी है। तो ऐसी गति को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, एक समान चाल। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में असमान। बच्चों क्या देखेंगे अब हम, असमान गति या असमान चाल। ठीक बच्चों, चाल को गति कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वैसे चाल गति लगभग सेम होता है। ठीक है, अब आइए बच्चों हेडिंग डालते हैं, एक असमान गति, क्या एक समान चाल और असमान गति, क्या बच्चों असमान गति। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों आइए, तो अब यहाँ पर बच्चों देखिए बहुत ध्यान से, असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा, जो डिफिनेशन आपने इसमें लिखा है इसमें उसका उल्टा हो जाएगा। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है, तो क्या लिखोगे, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है, समान समय में असमान दूरी तय करता है, तो उसे या तो ऐसी गति को या तो उसे असमान गति कहते हैं। आइए बच्चों उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों इसके उदाहरण के लिए क्या है, हम आपको एक ग्राफ बताने जा रहे हैं। सेम ऐसे ही ग्राफ रहेगा। मान लिया आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मान लिया ओ है, ये मान लिया आपके पास 1 सेकेंड है, ये आपके पास मान लिया 2 सेकेंड है, ये आपके पास मान लिया 3 सेकेंड है। कितने सेकेंड है 3। अब यहाँ पर आपको ये देखना है बहुत ध्यान से, मान लिया पहले 1 सेकेंड में 20 मीटर चला, कितना 20 मीटर, तो अब दूसरे 2 सेकेंड तक उसको 40 मीटर चलना चाहिए, लेकिन ये आसमान 50 मीटर चल दिया, मतलब 10 ज़्यादा। इसका मतलब असमान गति है भाई, कभी 20 कर रहा है, अब अगले 1 सेकेंड में भाई 1 सेकेंड ही, अब अगले 1 सेकेंड में 30 चला है भाई, पहले 20 फिर 30, तभी तो 50 हुआ टोटल। और मान लो फिर अगले 3 सेकेंड में उसने टोटल 75 मीटर चल दिया। तो ये बेटा सब क्या है, असमान गति है। क्या है ये सब, असमान गति। कभी 20 का अंतर नहीं, कभी 20 का, कभी 30 का, फिर आगे इतने का, ठीक है 25 का अंतर चल रहा है। तो ये कभी 20, कभी 30, कभी 25, तो ऐसे अंतर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, असमान गति। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगली हेडिंग है, क्या है, चाल और वेग। बच्चों चाल की पहले आइए परिभाषा पढ़ते हैं, फिर वेग की पढ़ेंगे। चाल की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। चाल को बेटा इन लोग स्पीड बोलते हैं। चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड। आइए बच्चों स्पीड की परिभाषा पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एकांक समय में
एकांक समय में तय किए गए दूरी को, एकांक समय में तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका फार्मूला अगर आपको लिखना हो तो आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। या एक और फार्मूला है v बराबर डी एस बटे डी टी लिख सकते हैं, या डेल्टा इसमें लगा सकते हैं। क्या? डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। डी लगाओ या डेल्टा लगाओ। ठीक है। अब एक बात और हम आपको बताते हैं, ये किसका फार्मूला हो गया? v बराबर, या v बराबर एस अपॉन टी भी लिख सकते हो, ये अल्पतम के लिए है। ठीक है। तो या या तो एक और लिख सकते हो, v बराबर दूरी बटे समय, ऐसे भी आप लिख सकते हो ज़रूरत पड़ने पर। ये ऐसा है। ठीक है। ये तीनों फार्मूले, इसको आप चाल को लिख सकते हो। तो क्या डिफिनेशन बच्चों? एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन है। क्या बच्चों वो डिफिनेशन? वो डिफिनेशन ये है बच्चों कि दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। अब आइए बच्चों, अब आगे हेडिंग देखते हैं हम किसका? वेग का। किसका? वेग। वेग क्या है बेटा? वेलोसिटी, वेलोसिटी। आइए बच्चों इसकी डिफिनेशन देखते हैं। किसकी? वेलोसिटी की। ये हमारे पास किसकी डिफिनेशन हो गई थी? स्पीड की। अब किसकी देखेंगे बच्चों? वेलोसिटी की देखेंगे। अब समझिएगा वेलोसिटी की परिभाषा कैसे लिखनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। बेटा क्या लिखोगे? एकांक समय में हुए विस्थापन को गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। तो क्या लिखोगे बच्चों? एकांक समय में, एकांक समय में हुए विस्थापन को, हुए विस्थापन को, एकांक समय में हुए विस्थापन को, एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं बच्चों? वस्तु का वेग कहते हैं, या केवल लिख दो वेग कहते हैं। ठीक है, या तो को वेग कहते हैं या वस्तु का वेग कहते हैं, जैसे आपका मन हो वैसा आप लिख दीजिएगा। एकांक समय में वो विस्थापन, जहाँ दूरी था वहाँ विस्थापन। बच्चों जहाँ पर दूरी था वहाँ पर विस्थापन कर दो तो किसकी डिफिनेशन? ये दोनों अदली बदली कर दोगे तो डिफिनेशन हो जाएगा। एक याद कर लो, यहाँ विस्थापन कर देना तो वेग की डिफिनेशन हो जाएगी। तो क्या होगा बच्चों? वेग कहते हैं इसका फार्मूला। तो वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय ना। या तो v बराबर डी वी बटे डी टी भी लिख सकते हो, डी ऐसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा बच्चों। ये तो ये बेटा आपकी 2 वीडियो हो चुकी है। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो, दोनों डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद कुछ हम आगे हेडिंग देखते हैं। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है एक समान वेग और असमान वेग। तो बच्चों आइए पहले हम ए समान वेग देखते हैं। एक समान वेग, ये क्या होता है बच्चों? एक समान वेग को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आइए बच्चों इसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं एक समान वेग का। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए। ये यदि कोई वस्तु, या यदि किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन समान समय में, समान समय में समान होता है,
समान समय में समान होता है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग कहते हैं। ये हो गया बच्चों डिफिनेशन। चलिए बच्चों आइए उदाहरण को समझते हैं। मान लिया मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट ओ है, ये उदाहरण है बच्चों। तो मान लिया पहले उसने 1 सेकंड में, ये 2 सेकंड है और ये 3 सेकंड है। तो पहले 1 सेकंड में आपका 10 मीटर का विस्थापन हुआ, फिर अगले 2 सेकंड में आपका 20 मीटर का विस्थापन होना चाहिए। कितने? 20 मीटर का विस्थापन होना चाहिए। फिर अगले 30 सेकंड में 3 सेकंड में 30 मीटर का विस्थापन होना चाहिए। अगर ये सब विस्थापन आपका एक समान है, क्या है ये बच्चों? विस्थापन अगर ये सब आपका विस्थापन क्या है? बराबर है, समय के अनुसार बराबर है, तो क्या होगा बेटा? तो फिर यह एक समान वेग होगा। ठीक है, आइए बच्चों अगली हेडिंग क्या है? असमान वेग या परिवर्ती वेग। बात एक ही है, असमान वेग या परिवर्ती वेग या परिवर्ती वेग एक ही बात है, याद रखना बेटा। तो इसकी हेडिंग क्या होगी? इसकी हेडिंग होगी नॉन इनिशियल, नॉन यूनिफॉर्म लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों चलिए बच्चों इसकी डिफिनेशन क्या है? जो आपने ऊपर लिखा वही ऊपर होगा, बस यहाँ पर होगा यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय में असमान होता है। तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पर असमान लिख देना, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी असमान हो जाएगा। आइए हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का, क्या बच्चों? वस्तु का विस्थापन यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय में असमान होता है, असमान होता है, तो उसे असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। परिवर्ती वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए उदाहरण देख लेते हैं इसका हम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण मान लो बच्चों, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये ओ है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये मान लिया आपके पास 3 सेकेंड है। तो बच्चों अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लेना पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर का विस्थापन हुआ, तो अगले 2 सेकेंड में मान लो 15 मीटर का विस्थापन हो जाए। कितने मीटर का बच्चों? 15 मीटर का विस्थापन हो जाए, हो सकता है ना? फिर अगले मान लो इसमें 45 मीटर का हो जाए विस्थापन। सब असमान है बेटा, समय तो समान है ना 1-1 सेकेंड, लेकिन बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग है बच्चों। क्या है? जो विस्थापन आपका है वो अलग अलग है। विस्थापन जो आपका है वो क्या है? अलग अलग, मतलब असमान है, कहीं समान नहीं है। 10 मीटर तो इसमें 20 होना चाहिए तो 10 होता, फिर यहाँ 30 होता तो 10 होता। तो समझ के बच्चों ये सब डिस्प्लेसमेंट है, अलग अलग समय में अलग अलग हो रहा है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। जो त्वरण की परिभाषा देखते हैं, त्वरण कैसे लिखेंगे? तो बच्चों आपको हम बता दें त्वरण की परिभाषा क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? त्वरण को एक्सीलरेशन, ठीक है, ये त्वरण हो गया। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु के वेग
किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। ठीक है, या एक और फार्मूला होता है बच्चों, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ये हो गया बच्चों फार्मूला। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब आगे बच्चों हम वेग, मात्रक और बीमा बता देते हैं। कुछ के मात्रक और बीमाएं हम बता दे रहे हैं। बीमाएं, ठीक है, किसके किसके देख लो। पहला, दूरी का मात्रक क्या होता है? सबको पता है बच्चों, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, जिसे हम लोग एम से लिखते हैं। ठीक है, और बीमा क्या होता है बच्चों? एल होता है। क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में एल। दूरी है बेटा, ये क्या है? दूरी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद दूरी और विस्थापन का सेम होता है बेटा। जो दूरी का होता है वही विस्थापन का होता है, याद रखना। दूरी विस्थापन का सेम होता है। अब यही विस्थापन का भी हो जाता है। यही सब किसका होता है? विस्थापन का भी। ठीक है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है और बीमा यही होता है। उसके बाद आता है बेटा वेग। वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। और बीमा क्या होता है? बीमा हमने बताया था मीटर का एल और सेकेंड ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, यही बच्चों चाल का भी होता है। याद रखना बेटा, यही चाल का भी होता है। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों त्वरण में। किसमें? त्वरण का मात्रक। तो बच्चों इसका मात्रक त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बीमा क्या होता है बच्चों? बीमा बच्चों LT-2 होता है। ठीक है, ये हो चुका है बच्चों। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अगले वीडियो में हम देखेंगे औसत वेग, औसत त्वरण, औसत चाल और ना ये सब आगे पढ़ेंगे। और कुछ हम गति के समीकरणों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।